नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आश्रम के अंदर लेब। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि हर्षवर्धन और अनाया एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए लेब तक पहुंच जाते हैं। तो हर्षवर्धन उसे छेड़ते हुए शिकायत करता है। उसकी बात सुनकर अनाया हर्षवर्धन से बोली, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर हस्बैंड, तुम अब क्या मशीनों से भी जेलेस महसूस करोगे। इतना बोलकर वह लड़का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर हर्षवर्धन की आंखें एक और बार बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि बाहर जो आश्रम 18वीं सदी का नजर आता था, जहां की परंपरा और दौर तरीके काफी पुराने जमाने के लगते थे। हालांकि वहां पर मॉडर्न टच भी था, लेकिन जितना हो सके वहां पर उतनी चीजें नेचुरल नजर आती थी। लेकिन लेब के अंदर बिल्कुल उलट था। लेब के अंदर बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। वहां पर इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास चेम्बर्स और कई सारे अलग अलग तापमान मेंटेन करने के छोटे छोटे चैम्बर्स, पेड़ पौधों से केमिकल एक्सट्रैक्ट करने की मशीन, वहां पर हर यूनिक तरह की मशीनरीज लगी हुई थी। हर्षवर्धन उन सभी चीजों को देखते हुए अनाया से बोला, यह सब कुछ उद्धरण चिन्ह। अनाया अंदर जाते हुए बोली, यह यहाँ के शिष्य की लेबोरेटरी है। वो लोग यहाँ पर अलग अलग दवाइयों पर रिसर्च करते हैं, जो मॉडर्न दवाइयों को आयुर्वेदिक दवाइयों से जोड़ती है। हर्षवर्धन यह सब देख कुछ सोचते हुए बोला, इसका मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। अनाया कुछ सोचते हुए बोली, हाँ और शायद नहीं भी। यह सुनकर हर्षवर्धन बिना भाव के बोला, मतलब क्या है बीवी। अनाया एक और इशारा करती है, जहाँ पर थोड़ी दूर पर कई सारी किताबें रखी हुई थी। अनाया उसे दिखाते हुए बोली, वह सारी पुरातन काल की दवाइयों की किताबें हैं। कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की। हम यहाँ पर उन मेडिसिन का मॉडर्न वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया में हर रोग का इलाज हो सकता है, और यह सभी शिष्य उन्हीं पर काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हर तरह की जड़ी बूटी भी है, और शायद बड़ी सी बड़ी बीमारी को यहाँ ठीक किया जा सकता है। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें एक चमक के साथ बड़ी हो गई, और वह काफी प्राउड महसूस करते हुए मन ही मन बोला, बीवी तुम काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। तुम्हारे अंदर कितने टैलेंट है। मुझे कभी कभी शक होता है कि क्या मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता भी हूँ या नहीं। वही अपने हस्बैंड के ख्यालों से उलट अनाया अब तक अंदर जा चुकी थी, और वह वहाँ खड़े शिष्यों को उनके रिसर्च में मदद कर रही थी, और उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि वह लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में अनाया बाहर खड़े 10-15 शिष्यों को गाइड करके वापस हर्षवर्धन के पास आते हुए बोली, मुझे भी कुछ काम है, चलो चलते हैं। इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हर्षवर्धन बिना किसी सवाल के उसके साथ बाहर जाने लगा। वैसे भी वह कब से अनाया को निहार रहा था, और उसे अनाया काम करते हुए काफी चार्मिंग लग रही थी। उसका बस चलता तो वह सबके सामने उसे किस कर देता। अनाया उसे सीधे ही अपने कमरे की ओर ले गई थी। जैसे ही वह लोग कमरे में पहुंचे, हर्षवर्धन दरवाजा बंद करके अनाया को दरवाजे से सटाते हुए उसकी कमर को खींचकर उसके होठों पर होंठ रखकर डिप किस करने लगा। अनाया, जो इस किस को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वह किसी मूर्ति की तरह जम गई। ऐसे अचानक अपने पर हर्षवर्धन की इतनी इंटेंस नजरें और इतने डिप किस को महसूस करके उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके क्रेजी हस्बैंड को क्या हुआ, जो वह पागलों की तरह उसे चूम रहा है। तकरीबन 20 मिनट की लंबी किस के बाद हर्षवर्धन उसके सिर से सिर लगाते हुए गंभीर आवाज में बोला, बीवी तुम जानती हो कि काम करते हुए तुम कितनी अट्रैक्टिव नजर आती हो। मुझे तो कब से तुम्हें किस करने का दिल कर रहा था। यह सुनकर अनाया के कान लाल हो जाता है। आखिरकार उसका हस्बैंड इतना फ्लर्ट क्यों कर रहा था। वह उसी की बीवी थी। वह एक गहरी सांस लेकर हर्षवर्धन के दिल पर हाथ रखते हुए उसे चूमते हुए बोली, वैसे हस्बैंड, तुम आजकल अपने ऊपर से कंट्रोल कुछ ज्यादा ही खोने लगे हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी बीवी बीमार भी है। हर्षवर्धन उसे अपनी बाहों में करते हुए उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए गंभीर आवाज में बोला, वैसे बीवी तुम्हें देखकर मैं हमेशा कंट्रोल खो देता हूँ। वैसे भी तुम काम करते हुए इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा। अनाया, जिसे अपने नॉटी हस्बैंड की बातें सुनकर शर्म आ रही थी, वह अपने हाथ को हर्षवर्धन की तेज धड़कते दिल पर रखते हुए सेडेक्टिव आवाज में बोली, वैसे हस्बैंड तुम आजकल कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट करने लगे हो। इतना फ्लर्ट भी अच्छा नहीं, तुम्हारी ही बीवी हूँ। इतना बोलकर वह उसे हल्का सा दूर करते हुए
उसकी आंखों में देखकर आगे बोली, और वैसे भी मुझे कुछ काम है। कल मुझे वापस लौटना है। उससे पहले मुझे कुछ तैयारी करनी है। हर्षवर्धन भी उसकी काम के बीच नहीं आना चाहता था। वो एक गहरी सांस लेता है और उसके होठों पर हल्की सी किस करके बोला, मुझे पता है मेरी बीवी कुछ ज्यादा ही मेहनती बेजीक है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन तुम रहोगी मेरी नजरों के सामने, ताकि मैं तुम्हें जी भर कर देख सकूं। उसकी बात सुनकर अनाया के चेहरे पर वापस शर्म की लाली आ जाती है और उसके सीने पर हल्के से मार कर बोली, तुम नहीं सुधर सकते। इतना बोलकर वह अपने कमरे की एक दीवार के पास जाती है। वहां जाकर वह दीवार पर रखे स्विच जैसे बटन को प्रेस करती है तो दीवार अपनी जगह से हट जाती है। यह देखकर पीछे खड़े हर्षवर्धन की आंखें और बड़ी हो गई। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसकी बीवी को जैसे खुफिया जगह रखने में बहुत मजा आता है। क्या होगा उस खुफिया जगह के पीछे, और क्या इन दोनों के प्यार में आएगी दूरियां, और कैसी होगी इनकी आखिरी रात साथ में। अनाया की खुफिया लेब। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया एक और खुफिया दरवाजा खोलती है, जिसे देखकर हर्षवर्धन नामे अपना सिर हिलाता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में उसने अनाया के कई सारे खुफिया दरवाजे देख लिए थे और कैसे काफी यूनिक तरह से वो चीजें छुपाती थी वो भी देख लिया था, जिसकी वजह से उसे अनाया अब उसे एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह नजर आती थी। तभी वह देखता है कि दीवार हटने के बाद पीछे कहीं एडवांस डिजिटल लॉक वाला दरवाजा था। अनाया आगे जाती है और उसे दरवाजे पर हाथ रखती है तो दरवाजे पर ग्रीन कलर की लाइट उसके हाथ को स्कैन करती है। ऐसा होते ही उस दरवाजे में से रेड कलर की लाइट बाहर आती है, जो अनाया की आंखें स्कैन करती है। उसके बाद आवाज आई, मास्टर आंखों की आइडेंटिफिकेशन कंफर्म, प्लीज कंफर्म योर वॉइस। अनाया बिना किसी इमोशन के बोली, वॉइस कंफर्म मास्टर। इतना बोलते ही वह दरवाजा एक क्लिक के साथ खुल गया। अनाया हर्षवर्धन को देखते हुए बोली, मेरे पीछे आओ, वैसे भी तुम यहाँ अकेले बोर हो जाओगे। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन उसके पीछे चला गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर तो उसकी हार्ट बीट लगभग बाहर आने को थी। उसे अपनी आंखों के सामने के नजारे पर यकीन नहीं होता था। उसने देखा कि अंदर एक नेक्स्ट लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी थी। वहां पर एक बहुत बड़ी लैब, जिसमें दुनिया में मिलने वाले तकरीबन हर इंस्ट्रूमेंट, मशीन, साधन रखे गए थे। यहाँ तक कि उसमें तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी थे जिसकी शायद अभी तक दुनिया में खोज भी नहीं हुई थी। उन सभी एडवांस मशीन को देखकर हर्षवर्धन खोए हुए अंदाज में अनाया से पूछता है, बीवी यह सारी मशीन, यह क्या चीज है? इसे मैंने कभी नहीं देखे। अनाया उन सभी मशीनों की ओर देखकर मन ही मन सोचती है, यह तूने क्या कर दिया अनाया? तुमने अपने पति पर ट्रस्ट दिखाकर उसे अंदर तो ले आई, लेकिन तुम कैसे भूल सकती हो कि तुमने यहाँ पर एडवांस मशीन बना रखी है। दरअसल अनाया ने अपनी पिछले जन्म की यादों से कई सारी मशीनें बनाई थी, जिसकी अभी तक दुनिया में खोज भी नहीं हुई थी। अनाया बाहर की दुनिया से कई साल आगे चलती थी। उसकी एक वजह थी उसके पिछले जन्म की यादें, और दूसरी वजह थी उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल। वह मेडिकल की तरह कई सारी इक्विपमेंट बनाने भी माहिर थी, और उसकी जो हैकिंग और कोडिंग की कमी थी, वह रोबोट रेम पूरी कर देता था। इसीलिए उस कमरे में आज से 30-40 साल, या फिर कह सकते हैं 50 साल एडवांस की मिशनरीज टेक्नोलॉजी थी, जो अभी तक दुनिया में आई तक नहीं थी, जिसका इस्तेमाल कई सालों से अनाया कर रही है। और अब तो वह एक ऐसी एडवांस मशीन बना भी रही थी जिसकी खोज उसके पिछले जन्म में हुई भी नहीं थी। वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी हर्षवर्धन उसे वापस ख्यालों से बाहर लाते हुए बोला, बीवी मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ, यह सारी मशीन कहाँ से आई है? अनाया एक गहरी सांस लेकर मन ही मन कुछ सोचकर बोली, इन सभी को मैंने ही बनाया है। यह सुनकर हर्षवर्धन को और बड़ा सदमा लगा कि उसकी बीवी मेडिसिन और पेंटिंग में ही नहीं, इस रोबोटिक फील्ड में भी इतनी माहिर है। वह आंखें बड़ी करते हुए अनाया की ओर देखकर बोला, बीवी तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? यह कितनी कॉम्प्लिकेटेड मिशनरीज है, और यहाँ पर उसका काम देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर यह टेक्नोलॉजी बाहर आ गई तो दुनिया में एक नई क्रांति आ जाएगी। अनाया उसे रोकते हुए बोली, बिल्कुल नहीं हर्ष, अभी वो वक्त नहीं आया। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे कंफ्यूजन से पूछता है, जैसे कहना चाहती हो, क्या मतलब है? अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, हर्ष दुनिया में सर्वाइव करने जीने का एक नियम है। अगर लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाए और उनको उस चीज के लिए संघर्ष न करना पड़े, तो वह लोग उसे चीज को काफी हल्के में ले लेते हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण डायनासोर है।
जिन्होंने अपने जिंदा रखने वाली चीजों को खुद ही खत्म कर लिया। उसी तरह मैं मानती हूँ यह सारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है और मेडिकल से लेकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति ला सकती है। लेकिन अगर यह सारी टेक्नोलॉजी एक साथ बाहर चली गई तो लोग इसका सही इस्तेमाल से ज्यादा बुरा इस्तेमाल करेंगे और मैं यह नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ धीमे धीमे वक्त रहते इन सभी टेक्नोलॉजी के बारे में बाहर की दुनिया के लोग खुद रिसर्च करें। जब तक दुनिया पर कोई बड़ा खतरा या फिर किसी भी देश पर बहुत ज्यादा क्राइसिस का वक्त नहीं आता, तब तक यह सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पर्सनल यूज के लिए ही रहेगी। यह यहाँ से बाहर नहीं जाएगी और वैसे भी अगर यह बाहर गई तो अंडरवर्ल्ड के लोगों की नजरें भी उस पर पड़ेगी। और तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा। अनाया की पूरी बात सुनकर एक पल के लिए हर्षवर्धन का दिल में भी डर से भर गया। वह जानता था कि अगर यह टेक्नोलॉजी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आ गई तो शायद दुनिया में हर जगह जंग ही जंग होगी और कोई भी इंसान काबू में नहीं होगा। है कोई एक दूसरे पर राज करने की कोशिश करेंगे। हर्षवर्धन एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं समझ गया बीवी, तुम क्या कहना चाहती हो। फिर वह उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, वैसे तुम्हें पता है बीवी, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, इतनी कि तुम्हारा मुकाबला शायद इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर अनाया के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान आ गई है। वह उसकी कमर में अपने हाथ कसते हुए बोली, शायद नहीं, तुम तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो और मुझे भी ज्यादा पावर रखते हो। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने जो भी हासिल किया है उसमें से काफी सारी चीज मुझे अपनी फैमिली से मिली है। मैं बस उन चीजों में थोड़ी सी चीज और जोड़ दी। लेकिन तुमने जो हासिल किया है वह दुनिया से लड़कर हासिल किया है। तुम्हारा अपना टैलेंट है, इसलिए तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। क्या हर्षवर्धन को होगा अनाया की इस टेक्नोलॉजी पर शक? और क्या अनाया हर्षवर्धन को पता चलेगा अनाया के रिबॉन के बारे में और कभी बताएगी अनाया उसे इस बारे में? खुफिया लैब में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया की अचीवमेंट देखकर हर्षवर्धन उसे एडमायर करता है और उसकी तारीफ करता है और उसे खुद से भी ऊपर दिखाता है। वही अपने पति की यह बात सुनकर अनाया के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। दुनिया की कौन सी औरत यह नहीं चाहती कि उसका पति उसका साथ दे और उससे प्यार करें और उसकी चीजों को एडमायर करें। आज भी दुनिया में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उसकी वाइफ उससे आगे नहीं होनी चाहिए, भले ही वह दुनिया को यह दिखाते हैं कि उसकी बीवी की तरक्की से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ऐसा होता है कि बीवी पति से ज्यादा काबिल हो जाए तो कहीं ना कहीं पति के आंखों में हल्की सी जलन और हल्की सी नफरत नजर आने लगती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो परिवार वाले और आसपास के लोग पति को नीचा दिखाकर यह एहसास करवा ही देते हैं कि वह उसकी बीवी के लायक नहीं है। और शायद यही वजह है कि पत्नी की कितनी भी मेहनत दुनिया का नजर नहीं आती। लेकिन आज अनाया को अपने पति की नजरों में अपने लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारी एडमिशन नजर आ रही थी और वह दिल से खुश थी कि उसका पति उसे समझता था और उसकी कदर करता था। वह हर्षवर्धन के होठों पर होंठ रखते हुए एक लाइट किस करके बोली, तुमसे ज्यादा मैं लकी हूँ। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है और मेरी भी है और शायद मेरी उस कमजोरी को तुम पूरा करते हो। इतना बोलकर वह उसे हल्का सा चूम लेती है। यह देखकर हर्षवर्धन उसकी आंखों में देखकर बोला, बीवी तुम भी मुझे कंप्लीट करती हो। इतना बोल वो उसकी आंखों को चूम लेता है। उसकी बात सुन अनाया मुस्कुराकर बोली, मुझे पता ही हब्बी, चलो मक्खन लगाना बंद करो, मुझे कुछ काम है, तब तक तुम यहाँ पर बैठकर मुझे देख सकते हो। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, बीवी मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम ही मुझसे इस तरह से बात कर रही हो और मुझसे दूर जा रही हो। यह सुनकर अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, तुम अपना ऑफिस का कुछ काम कर लो। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे बिना भाव के देखते हुए बोला, बीवी यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, मैं क्या काम कर सकता हूँ? वैसे भी मेरी कई सारी मीटिंग पेंटिंग में है, लेकिन मैं वह नहीं कर सकता। यह सुनकर अनाया एक गहरी सांस लेकर उस लैब में एक कॉर्नर की ओर ले जाती है, जो कॉर्नर कांच की दीवार से अलग हो रहा था। वह कांच का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो अंदर पूरी दीवार पर बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, जहां पर कई सारी लाइव फुटेज चल रही थी। कुछ जगह पर कोडिंग के नंबर्स नजर आ रहे थे तो कुछ फुटेज सैटेलाइट की थी।
हर्षवर्धन यह देखकर अनाया को घूरते हुए बोला, बीवी तुम किस पर नजर रख रही हो? अनाया उसे देखकर बोली, कुछ ज्यादा नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो। इतना बोलकर वही कोने की ओर ले जाती है जहां पर बड़े बड़े 3 कंप्यूटर रखे हुए थे। अनाया हर्षवर्धन को वहां बिठाती है और फिर सामने पड़े कंप्यूटर में कुछ करके हर्षवर्धन से बोली, यह लो तुम्हारा वर्किंग डेस्क तैयार हो गया, यहाँ पर तुम्हें फुल नेटवर्क मिलेगा और यह दूसरा कंप्यूटर तुम्हारा असिस्टेंट बनेगा। तुम चाहो तो यहाँ अपनी वीडियो मीटिंग भी कर सकते हो और अपने ऑफिस का काम भी कर सकते हो। यह देखकर हर्षवर्धन मुस्कुरा देता है। सच में उसे बहुत सारा काम करना था। पिछले 3 दिनों से उसने ऑफिस की कोई भी खबर नहीं निकाली थी, इसीलिए वह अनाया की बात मानकर कंप्यूटर में कुछ फाइल्स चेक करने लगता है। उसे अपना थोड़ा बहुत पेंटिंग काम खत्म करना था ताकि उसकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना हो, और अनाया भी उसे वहां छोड़कर बाहर चली गई। उसे कुछ दवाएं बनानी थी। वह बाहर जाकर अपना काम करने लगी। वही हर्षवर्धन जिसमें पिछले 3 दिनों से अपने ऑफिस का एक भी काम नहीं किया था, वह अपने पेंडिंग काम में लग गया। उन दोनों को पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम होने को आई। वह दोनों अपने ही काम में खोए हुए इस तरह से डूब गए थे जैसे उन लोगों को बाहर की दुनिया की कोई खबर ही ना हो। हर्षवर्धन जो कंप्यूटर में बैठकर तकरीबन अपने 6 मीटिंग कंप्लीट कर चुका था और कई सारी फाइल्स कंप्लीट कर चुका था, उसने तकरीबन अपना सारा पेंडिंग वक्त खत्म कर दिया था। वह एक बार अपने हाथ में बंधी घड़ी में वक्त देखता है तो उसे समझ आता है कि वह तकरीबन पूरे दिन यहीं बैठकर काम कर रहा था। अब तक शाम होने को आई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतने लंबे वक्त तक काम किया और उसे एक बार भी अनाया का ख्याल नहीं आया। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और बाहर निकलकर देखता है कि अनाया क्या कर रही है। वह एक कोने की ओर जाने लगता है तो अनाया लैब कोट पहनकर कुछ केमिकल पर टेस्ट कर रही थी और पास ही पड़े माइक्रोस्कोप में उसे एनालाइज कर रही थी। और अनाया को अभी भी काम करता है देख हर्षवर्धन उसके पास जाते हुए थोड़ी गुस्से में बोला, बीवी शाम होने को आई है, तुमने अब तक कुछ खाया भी नहीं और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे अचानक हर्षवर्धन के बुलाने से अनाया हल्की सी डर जाती है। फिर वह गहरी सांस लेकर बोली, क्या कर रहे हो हर्ष, तुमने मुझे डरा दिया। फिर वह माइक्रोस्कोप में देखते हुए बोली, बस मेरा काम खत्म ही हो चुका है, क्या तुम फ्री हो गए? हर्षवर्धन मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, वैसे सच में तुम्हारे पास एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है। मैंने 3 दिन का पेंडिंग काम बस कुछ घंटे में खत्म हो गया। अगर मैं ऑफिस में होता और इस काम को खत्म करने की कोशिश करता है तो मुझे 2 दिन से भी ज्यादा वक्त लगता। सच में तुम्हारा कंप्यूटर में बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स है। वह 3-4 सेक्रेटरी का काम एक साथ करते हैं, वह भी बिना किसी गलती के। वो डेटा एनालाइज करते हैं, यहाँ तक कि प्रोजेक्ट की हर पॉसिबिलिटी बताते हैं और ऊपर से उसके बेनिफिट और उसके नुकसान दोनों ही एनालाइज करके स्क्रीन पर दिखा देते हैं। तुमने इतना एडवांस सॉफ्टवेयर कैसे बना लिया? क्या यह काम सच में अनाया का था? और क्या अनाया की कोई और खुफिया टैलेंट भी है? खुफिया लैब में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि हर्षवर्धन अनाया की एडवांस सॉफ्टवेयर की तारीफ करता है। उसकी बात सुनकर अनाया मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हें चाहिए वो सॉफ्टवेयर तो मैं तुम्हारे लिए भी एक डिजाइन कर दूंगी, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह मुस्कुराकर उसकी ओर देखती है और लैब कोट निकालते हुए अपने ग्लासेस भी निकाल देती है। अनाया की बात सुनकर हर्षवर्धन मुस्कुराकर बोला, बीवी तुम ऐसा करोगी तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी इंटेलिजेंट बीवी का फायदा उठा रहा हूँ। मुस्कुरा देती है और पास पड़े हुए एक बॉक्स को उठाकर हर्षवर्धन की ओर बढ़ा देती है। यह देखकर हर्षवर्धन कंफ्यूजन से पूछता है, यह क्या है? यह सुन अनाया उस बॉक्स को खोलती है। हर्षवर्धन देखता है उसके अंदर काफी यूनिक गोल्डन लाइटर था जिसमें हाफ फिनिक्स बना हुआ था। उसे देखकर हर्षवर्धन कंफ्यूज होकर पूछता है, बीवी यह लाइटर? उद्धरण चिन्ह, तुम्हें पता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता और अगर मैं कभी कभार सिगरेट पीता भी हूँ तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता हूँ तभी पीता हूँ। यह सुन अनाया मुस्कुरा कर देती है और उस लाइटर को देख बोली, मुझे पता है यह एक लाइटर है लेकिन यह सिगरेट पीने के लिए नहीं है। उसके बाद वह उसकी एक ढक्कन खोलती है। ढक्कन खोलते ही उसमें से ठंडी हवा बाहर निकलती है। अनाया उसमें कुछ दिखाती है तो हर्षवर्धन को अंदर अलग अलग कलर की गोली नजर आने लगी थी और उसे छोटे से लाइटर के अंदर हर गोली के कंटेनर का तापमान अलग था।
अनाया उन्हें दिखाते हुए बोली, यह कुछ दवाएं हैं जो मैंने स्पेशली तुम्हारी मदद के लिए बुलाई है। फिर वह उसमें से एक दवाई की इशारा करके बोली, यह दवाई किसी भी तरह के जहर को काट सकती है। हालांकि उसके बाद आपको ट्रीटमेंट लेनी होगी, लेकिन आपकी इंस्टेंट तुरंत मौत नहीं होगी। उसके बाद दूसरी दवाई की और इशारा करके बोली, यह बहुत ज्यादा कॉस्टली दवाई है। यह टैबलेट किसी भी इंसान को जिंदा रख सकती है, बस उस इंसान की सांसें चलती होनी चाहिए। टेक्निकली तुम कह सकते हो कि मौत से हम बस कुछ घंटे चुरा सकती है इस दवाई की मदद से, और शायद तब तक हम उस इंसान का इलाज कर सकते हैं। उसके बाद वह एक और गोली की ओर इशारा करके बोली, यह दवाई किसी भी ड्रग का एंटीडोट है। तो ऐसा कह सकते हो, किसी भी ड्रग के इफेक्ट असर को बॉडी में कम कर सकता है। उसके बाद एक और दवाई की ओर इशारा करके बोली, यह दवाई बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम में आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां पर तुम बहुत ज्यादा घायल हो जाओ और उसके बाद भी तुम्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी हो, दिमागी और शारीरिक दोनों ही, तब तुम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो। इतना बोलकर वह वापस उस लाइटर से ढक्कन को बंद कर देती है। फिर मुस्कुराकर बोले, इसका इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि यह फिंगरप्रिंट लॉक पासवर्ड है। वही अपनी बीवी की पूरी बात सुनकर हर्षवर्धन की आंखें बड़ी हो गई। इतनी एडवांस लेवल की दवाएं उसने कभी सुना ही नहीं था। वह जानता था कि उसके हाथ में पड़े हुए इस लाइटर की कीमत कई हजार अरब रुपए है। कोई भी इंसान इसे पाने के लिए उसका कत्ल भी कर सकता था। फिर अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, वैसे तो यह दवाएं मैं हमेशा सीक्रेट तरीके से अपने पास रखती हूँ, लेकिन कुछ वक्त के लिए हम एक दूसरे से अलग होना होगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में तुम्हारे पास न पहुंचूं और तुम्हें कोई बड़ा खामियाजा चुकाना पड़े। वही हर्षवर्धन अपने लिए अनाया की इतनी ज्यादा चिंता देखकर उसके होठों पर एक लंबी किस करता है। उसने यह किस काफी डिप तरीके से की थी, क्योंकि वह अनाया के सामने अपने इमोशन एक्सप्रेस कर रहा था। वह लफ्जों में इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वह उसे डिप किस करके अपने इमोशंस दिखा रहा था कि वह उसके लिए कितनी खास है। एक लंबी 20 मिनट की पैशनेट किस के बाद हर्षवर्धन उसे अलग होता है। अब तक उन दोनों की सांस भारी हो चुकी थी। अनाया लंबी लंबी सांस खींचते हुए बोली, हस्बैंड, एक दिन तुम मुझे किस करके ही मार दोगे। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। फिर वह उसके सर से सर जोड़ते हुए प्यार से बोला, मेरे लिए तो यह दवाई जरूरी है, लेकिन तुम्हारे पास भी यह होनी चाहिए। तुम इसे रखो, वहां पर शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। अनाया गहरी सांस लेकर पास पड़े हुए दूसरे बॉक्स को खोलती है, तो उसमें इसी तरह का एक लाइटर था, जिसमें भी हाफ फिनिक्स बना हुआ था। देखने में वह दोनों कोई कपल लाइटर की तरह नजर आते थे। अनाया उसे बाहर निकालती है और हर्षवर्धन के हाथ में पड़े हुए लाइटर से जॉइंट करती थी, तो वह मिलकर बहुत खूबसूरत सा फिनिक्स का जोड़ा बन जाता है। अनाया उसे दिखाते हुए बोली, मेरे पास भी मेरा है, तो तुम चिंता मत करो। मैं बिना सेफ्टी के उस पत्थर दिल लोगों के बीच नहीं जाऊंगी, और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी भी, तो मेरी मदद के लिए तुम तो होगे ही। मुझे तुम पर इतना तो यकीन है। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान गई। तभी अनाया कंप्यूटर रूम में जाते हुए हर्षवर्धन से बोली, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया या तुम्हें और भी काम करना है। हर्षवर्धन उसके पीछे जाते हुए बोला, नहीं, तकरीबन सारा पेंडिंग वर्क खत्म हो चुका है। यह सुन अनाया बड़ी सी स्क्रीन पर देखते हुए हर्षवर्धन से बोली, ठीक है, मेरा काम भी खत्म हो चुका है, बस एक बार बाहर के हालात पर नजर डाल देता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। इतना बोलकर वह देखने लगती है। वहां पर बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आश्रम के आसपास 10 किलोमीटर की जगह पर अनाया ने सर्विलांस कैमरा रखे हैं। हर्षवर्धन भी उसके पीछे ही खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। तभी उसकी नजरें कुछ अजीब लोगों पर पड़ी। हर्षवर्धन अनाया को एक कैमरा की ओर इशारा करके बोला, बीवी रुको, उस कैमरा को जूम करो। अनाया बिल्कुल वैसा ही करती है, तो हर्षवर्धन वहां चल रही गतिविधियों को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है। वो है गुस्सेल लफ्जों में बोला, लगता है दुश्मन कुछ ज्यादा ही खुशनसीब समझ रहे हैं, उन्हें उनकी औकात दिखाने होगी। कौन है वो दुश्मन, क्या उनसे बच पाएंगे हर्षवर्धन और अनाया, क्या प्लान होगा दुश्मनों का। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।